हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन, और इस 40 प्रश्नों को ऐसे सिलेक्ट किया गया है ताकि आप एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकें। और इस चैनल पर प्रतिदिन शाम को 7 बजे सफलता सीरीज नामक बैच चलाई जा रही है। अगर आप उस सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके सफलता सीरीज से जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास को कर सकते हैं। तो देखते हैं इस सफलता के एक बैच में मॉडल सेट जो दिया गया है आपके लिए एक स्पेशल साइंस का। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं वो क्वेश्चन होता कैसे है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ये काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आपको बता दें, प्रत्यावर्ती धारा की जो वोल्टता होती है वो वोल्टता होती है 220 वोल्ट। लेकिन यहां पर हमें आवृत्ति पूछा गया है, तो आवृत्ति जान जाइए, उसकी आवृत्ति जो होती है वो होता है 50 हर्ट्ज। तो यहां पर हमारे सामने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज, अर्थात उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, जो विद्युत धारा हमारे घरों में आता है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। मतलब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर वोल्टता पूछा होता, विभवांतर पूछा होता तो आपका जवाब हो जाता 220 वोल्ट। पहले क्वेश्चन में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, जो इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब इस 7 रंगों में सबसे ज्यादा वायुमंडल के कणों के द्वारा विक्षेपित होता है या फैल जाता है या प्रकीर्णित किया जाता है, वह प्रकाश कौन सा है। तो ऐसा प्रकाश जो है जिसका नाम है या जिसके बारे में आप जानते हैं वो है नीला। इस 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें नीला है, और इसी के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मतलब इस सेकंड क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है तीसरे नंबर में। चलिए इस प्रश्न का जवाब हम सभी लोग मिलकर देने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब देखिए पता लगाइए, एफ जो होता है जिसे हम कहते हैं मुख्य रूप से फोकस दूरी, तो एफ जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा और हमेशा आधी होगी। तो अब देखिए वक्रता त्रिज्या यहां दी है 32 सेंटीमीटर, तो 32 का आधा करेंगे, तो 32 का जब आप आधा करेंगे तो आपको कट के हो जाएगा 16। मतलब यहां पर मेरे पास राइट आंसर होगा 16। अगर ये अवतल दर्पण होता, चूंकि यहां पर उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर अवतल दर्पण होता तो ये मान आपके सामने जो है ये नेगेटिव हो जाता। लेकिन हम यहां पर पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ेंगे उत्तल दर्पण के कारण। मतलब यहां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गए हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है ताकि आप सुपर से भी ऊपर नंबर प्राप्त कर सकें। चौथा प्रश्न आपके सामने, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए आवर्धन मतलब बड़ा, और ऋणात्मक का मतलब यह होता है कि दर्पण के पीछे बना हुआ है, या सॉरी दर्पण के सामने बना हुआ है। इसका मतलब कि वो प्रतिबिंब जो होगा आवर्धन है, तो आवर्धन प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा सीधा बनता है। एक बात याद रखें, आवर्धन प्रतिबिंब मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता कैसा है, सीधा। और सीधा जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, अर्थात काल्पनिक होता है। मतलब बढ़ेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ। मेरे चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस चौथे में एकदम करेक्ट तरीके से बढ़ चलेंगे आगे। चलिए आगे आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें का जवाब देने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने एक दर्पण है। अब इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण।
तो अगर ऐसे अवतल दर्पण है तो इस अवतल दर्पण की वृत्ताकार सीमा का अर्थ ये हो गया, इसकी वृत्ताकार सीमा ये वाला पॉइंट बोला जाएगा ये। तो वृत्ताकार सीमा की व्यास जो है वो क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। मतलब यहां पर हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आगे है आपके स्क्रीन पर छठे नंबर में। छठे का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मानव नेत्र जिसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सभी लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर होती है, और अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होता है। तो आपको बताना इसमें यह है कि उसका प्रवेश करने वाला अधिकांश अपवर्तन होता है वो प्रकाश की किरणें किस विभाग से। तो बता दें कि कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो सबसे ज्यादा अधिकांश भाग वहां से परावर्तित हो जाता है। मतलब छठी का बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी के साथ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे है आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। आपको बताना है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें कि नरौरा नामक जो है ये काफी ज्यादा प्रचलित है, और आज भारत में सबसे ज्यादा नाभिकीय संयंत्र या नाभिकीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने का एक क्षेत्र बन चुका है। तो ये किस राज्य में है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो थोड़ा सा सोचिए कि ये जो आपके सामने है ये बड़े क्षेत्र में है जिसकी राजधानी लखनऊ पड़ती है। अगर अभी तक अगर आपको पता नहीं चला तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नरौरा जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। चलिए आगे है आज के आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताना आपको इसका जवाब है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। काफी अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे शुष्क चूना, इसमें भी कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर चुके हैं लोग। तो शुष्क चूना क्या होता है, और ये आपसे पूछा गया है बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना बोलते हैं जब चूना को आप जल में, पानी में डाल देते हैं, जो पानी होता है अगर पानी में डाल देते हैं तो उस पानी में डाले गए चूना को बुझा हुआ चूना कहते हैं, और उसका अणुसूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लेकिन अगर शुष्क चूना पूछा होता तो शुष्क चूना आपका हो जाता CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखेंगे, शुष्क चूना के रूप में हम लोग जानेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को, जबकि जानेंगे बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होगा। आगे हैं भाई सब लोग, सभी लोगों के लिए नवे प्रश्न की ओर। नवा क्वेश्चन का जवाब देंगे और फटाफट अपना कमेंट भी करेंगे। नवे क्वेश्चन में आ गए हैं हम लोग। आपको बताना है Zn+CuSO4 अभिक्रिया करता है तो ZnSO4+Cu बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। आप सोचिए, समझिए और इसको विचार करके जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहां पर हम आपको समझा देते हैं, जिंक जो है इस सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर चुकी है भाई साहब लोग, और जिंक सल्फेट बना चुकी है, और कॉपर बेचारा यहां पर जो है वो विस्थापित होकर अलग हो चुका है। मतलब यहां पर एक जो यौगिक है वो किसी तत्व के द्वारा विस्थापित हो जाता है। ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे, अर्थात एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो नवे का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे है आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। आपको बताना है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0V अर्थात 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा। आपको करना क्या है कि यहां जो अंतर आपको मिलता है वोल्ट में, उसमें आपको करना ऐसा है कि 20 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 20 विभाजन चिन्ह आपके पूछा गया है। तो अगर आप इसे विभाजित करते हैं तो विभाजित करने पर जो आपके सामने मान आता है वो आ जाता है 0.05 अर्थात 0.05 वोल्ट आएगा, और इसका राइट आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 10वें में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी एकदम सही उत्तर होगा।
चलिए आगे इसी के साथ 11 नंबर की ओर। 11 का जवाब देने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार संभावनाएं बताई जा रही हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सा है। अब ये देखिए भाई साहब कि माइक्रो एम्पियर पूछ दिया है, तो माइक्रो एम्पियर के बारे में जानते होंगे। एक माइक्रो बोला जाता है 10 का पावर -6 को। अब उसमें एम्पियर लगा हुआ है तो उसमें ए लगा दीजिए, हो जाएगा। और देख लीजिए ये ऑप्शन जो है आपको किस में मिल जाता है, तो 11 में मिल जाता है सी ऑप्शन में 10 का पावर -6। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे हैं आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन का जवाब हम सभी लोग देंगे। प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। अगर कोई क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक को समझ लेते हैं। क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो नॉर्थ और साउथ के बीच जो चुंबकीय या फिर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं नॉर्थ से निकलती हैं और जाके साउथ में इस प्रकार से प्रवेश कर जाती हैं। साथ ही साथ नॉर्थ से निकलती हैं और ऊपर जाके इस तरीके से साउथ में जाके प्रवेश कर जाती हैं। मतलब इसका जो दिशा होता है वो उत्तरी ध्रुव से होता है दक्षिणी ध्रुव की ओर। और ये ऑप्शन में दिया गया, किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में मिल रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। मतलब 12 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 13 देख लेते हैं। 13 में आगे हैं हम लोग। 13 का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग अपने अपने कमेंट को जरूर करें, 13 का जवाब क्या होगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार, 3 तरीके के तार होते हैं। एक होता है गर्म जिसे प्लस से डिनोट किया जाता है, और एक होता है माइनस जिसे हम कहते हैं अर्थ के रूप में, और एक होता है उदासीन। उदासीन तार वो जो भूमिगत होता है या फिर भूत तार के नाम से भी जानते हैं, उस तार का रंग कैसा होता है। तो 13 में हम आपको बता दें, 13 में होगा वो काला रंग का होता है। ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। जबकि अगर आपके सामने प्लस है तो उसका रंग जो होता है वो लाल होता है, और जो माइनस है उसका रंग जो होता है वो हरा होता है। जबकि तीसरा जो तार होता है जिसे उदासीन तार के रूप में जानते हैं वो काले रंग का होता है। ऑप्शन सी जो होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हैं आज के 14 क्वेश्चन की ओर। 14 का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। मतलब विभक्ति वलय, वलय जो होते हैं वो अलग अलग 2 भागों में इस तरीके से बटे होते हैं। इस तरीके से वो यंत्र कौन सा होता है, आपको इस प्रश्न में ये बताना है। तो बता दें कि विद्युत जनित्र के जो वलय होते हैं वो अलग अलग खंडित नहीं होते हैं, जबकि विद्युत मोटर के जो वलय होते हैं वो अलग अलग खंडित होते हैं। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और विद्युत मोटर जो है एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और साथ ही साथ इसमें विद्युत मोटर जो होता है इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब बढ़ेंगे 14 में ऑप्शन नंबर बी के साथ। 15 देख लेते हैं। 15 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र, ये जल विद्युत संयंत्र जो है जो किस ऊर्जा को बदलता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है मुख्य रूप से, अगर इसका जवाब जाने तो ये बदलता है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मतलब यहां पर मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। 15 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। भागता कहां है, एकदम आ जाओ। 16, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। उत्पन्न आग की लौ जो होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं पीली, नीली, चमकीली, उजला, या फिर आपको बताना है लाल। जब मैग्नीशियम फीता, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, परमाणु संख्या होता है सभी लोग जानते हैं 19, और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो 2 8 9 हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 8 8 1 हो जाता है। बाहरी कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 1। तो आपको बताना है कि मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो लौ कैसा दिखता है, किस प्रकार से दिखता है। तो लौ जो दिखता है वो दिखाई देता है चमकीली उजला। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ 16 में।
17 देख लेते हैं। 17 के साथ 18 भी आपके सामने आ गए हैं ऑफर के साथ। 17 देखिए, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कीमत, कीट को लोटे की, यहां से माफ कीजिएगा ये गलती से प्रिंटेड हो गया, लोहे की होने चाहिए था। लोहे की कीट को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन कौन था? तो देखिए लोहा जो है वो गल चुका, इसका मतलब वो इसमें कोई एसिड होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। अब उसमें एसिड कौन सा होगा? तो उसमें होगा जिंक सल्फेट। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जिंक सल्फेट में जब लोहा डाला जाता है, लोहे की कील डाली जाती है, तो लोहा भाई साहब गल जाता है। वो अपने आप के ऊपर वाले जो रंग होता है उस हल्का हल्का भूरा होना शुरू हो जाता है। मतलब लोहा जो होता है जिंक को विस्थापित करके और अपना स्थान सल्फेट के साथ बना लेता है। मतलब 17 में पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, जिसका राइट आंसर होगा जिंक सल्फेट। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? या जिसको आप कह सकते हैं कि वायु दाब। वायु दाब के लिए भी अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं, तो आपको बताना है कि रक्त दाब, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है, जबकि यहां पूछा गया हमसे रक्त दाब। तो रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नो, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 18 का। चलिए 19 के सामने आ जाते हैं। 19 का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? मतलब जब हमें कभी घायल हो जाते हैं और हमें रक्त अर्थात खून बहने लगता है, तो खून में रक्त का थक्का जमाने में, जिसे हम लोग रक्त का थक्का जमाना कहेंगे, रक्त का थक्का जमाने में हमें रक्त का कौन सा विभाग मदद करता है? ऐसे जान जाएं कि विटामिन के के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। लेकिन यहां विटामिन का ऑप्शन न देके आपसे रक्त के बारे में पूछा गया है, तो उसका उस विभाग का नाम है जो रक्त जमाने में हमारी मदद करता है, उसका नाम है प्लेटलेट्स, अर्थात हिंदी में इसे पट्टिकाणु के नाम से भी जानते हैं। 19 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए आगे हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन का जवाब देंगे। टॉप क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब जरूर बता सके। क्वेश्चन है, अक्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अक्टू ग्रंथि जो हमारे गले में पाया जाता है, जिसके कारण हमें घेंघा रोग अर्थात जिसकी कमी से, अर्थात कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी से इसमें स्राव उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें घेंघा रोग उत्पन्न होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें इसमें से कौन सी पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है ये बताना है। तो सोडियम की आवश्यकता पड़ती है, सही बात है। क्लोरीन भी हमें चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, मतलब तीनों के तीनों आपको यहां चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ेंगे इस 20वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी के साथ। 21 देख लेते हैं इसी के साथ साथ। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मतलब मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर की रक्षा करता है, उसे संतुलित बनाए रखता है, यह बताना। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों आपके सामने मस्तिष्क के भाग दिए गए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप आराम से इस प्रश्न का आराम से उत्तर दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में हमारी संतुलन, हमारी पोजीशन सही हो, इसको बनाने का श्रेय जाता है अनुमस्तिष्क को। मतलब बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी के साथ। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाएंगे 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वें का जवाब हम सभी लोग मिलकर देने का प्रयास करेंगे। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन जो पेड़ पौधों में पाया जाता है अलग अलग प्रकार के, जैसे जिब्रेलिन एक होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऐसे प्रकार के पेड़ पौधे अर्थात पादप हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। तो पेड़ पौधे में ये पादप जो है, ये पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन, ये किस में मदद करता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, मतलब पौधे के जो अग्रभाग होते हैं, जो आगे का हिस्सा होता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तने के वृद्धि के लिए,
या फिर पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, और डी आपको दे दिया गया है इनमें से सभी। तो भाई साहब बताइए कि साइटोकाइनिन जो होता है सहायक होता है, तो किसमें सहायक होता है? तो साइटोकाइनिन जो होता है ये ऐसे सभी प्रकार के कार्यों को करता है, लेकिन इसमें तने की वृद्धि जो होता है उसमें सबसे ज्यादा मददगार होता है साइटोकाइनिन। मतलब यहां क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। एकदम इनमें से सभी आपका जवाब नहीं होगा। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है इनमें से सभी, लेकिन ये नहीं होगा। तने में वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन उत्तरदायी होता है। चलिए आगे हैं आज के 23वें क्वेश्चन को, और 23वें का जवाब हम सभी लोग देंगे। 23 है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। तो देखिए नीला को लाल किया, तो नीला को लाल करने का श्रेय का मतलब कि वो एक प्रकार का क्षारीय पल, मतलब क्षारीय भाग है, अर्थात वो क्षार है। और क्षार का विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। मतलब यहां पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी जो 7 से अधिक है। तो आपको हम बता दें इसका जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 का। चलिए 24 में बढ़ेंगे। 24 आपके सामने है, ऑक्जेलिन अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, इस प्रश्न में आपको यह बताना है। तो ऑक्जेलिन अम्ल जो होता है यह प्राप्त होता है टमाटर से। जो लाल लाल टमाटर आप देखे होंगे, उस लाल लाल टमाटर में उसके खूबी घुसी हुई होती है कि उसमें अब ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मतलब बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी के साथ। 25 क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, आ गया है, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? टॉप क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन ये भी, इसका जवाब देंगे। ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील इस चारों में कौन है। तो आपको बता दें इसमें सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये तीनों से अभिक्रियाशील ज्यादा है। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए 26 एकदम इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे किसी तरीके का एग्जाम देते हो, ये क्वेश्चन एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जरूर इसका जवाब जान के जाइए। एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिकम मतलब HCl, और आपको बताना है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल अर्थात NHO3 ये आपको बताना है कि आपके पास किस नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो हम आपको बता दें 26 जो होगा, इस 26 का आपके सामने जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:1। मतलब ऑप्शन सी के साथ 26 में बढ़ेंगे आगे। ऑप्शन सी जो होगा 3:1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे आज के 27वें क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपको बताना है कि CO और यहां पर H दिया गया है। आपको बताना है कि यह प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में किसका है। मतलब ये जो आपके सामने संकेत है ये किसका धातु या किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। तो आपको बता दें 27 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होता है इसी में होता है CHO क्रियाशील मूलक के रूप में, और यही CHO आपको इस 27 में दिखाया गया है। बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 28 देखते हैं आपके सामने आ गया। प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है वो C3H8 होता है। तो इसमें कैसे कितने सहसंयोजक बंधन है? तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए आपको पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, इसको आप बनाइए संरचना सूत्र। तो C आराम से आप इस तरीके से लिख लेंगे और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन दर्शा लेंगे। तो देखिए यहां हम हाइड्रोजन चारों तरफ इस तरीके से दर्शा लेते हैं, फिर यहां 2 हाइड्रोजन आप दर्शा सकते हैं, और फिर इस भाई साहब यहां भी 3 हाइड्रोजन आपको ऐसे दर्शा लेने हैं। अब इसके बंधन गिनिए, बंधन काउंट कीजिए। तो बंधन आपके यहां पर मिलते हैं कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल बंधन आपके मिले कितने? 10। मतलब इसमें 10 सहसंयोजक बंधन होंगे। ऑप्शन डी जो होगा इस 28 का एकदम करेक्ट आंसर होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है 29 नंबर में। इन सवालों का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे और इनका जवाब जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी जो आपके मोसले के द्वारा बनाया गया था मेंडलीव के आवर्त सारणी की देखरेख में, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज या परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है। बाएं से मतलब बाएं छोर से दाएं छोर की ओर जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है, आपको यह बताना है। तो बता दें कि जब किसी आवर्त सारणी में जो मुख्य रूप से आधुनिक आवर्त सारणी हो, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का जो साइज होगा वो घटता है, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिसे हम आवर्त के रूप में जानते हैं। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं इसकी संख्या आपको बतानी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में माफ कीजिएगा, आवर्त जो होता है दाएं बाएं से दाएं होता है। ये वर्ग को बोल दिया है कितने ऊर्ध्व स्तंभ है ऊपर से नीचे की ओर, तो ऐसे की संख्या टोटल और टोटल वर्गों की जो संख्या है वो 18 है। मतलब यहां पर मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये आवर्त पूछा होता बाएं से दाएं की ओर तो आपका जवाब होता 7, लेकिन पूछा है आपसे वर्गों की संख्या, इसलिए इसका जवाब होगा 18। चलिए 31 को देखते हैं। 31 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। 31 क्वेश्चन है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। आपको इस प्रश्न में यह बताना है। देखिए, एक छात्र जो है परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। अगर इस सोडियम बाइकार्बोनेट में तनु विलयन मिलाता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाता है, तो उसे कैसा बूंद मिलेगा आपको यह बताना है। कलर है नीला, नारंगी, हरा या पीला। तो आपको बता दें कि 31 जो होगा उसमें जब वो बूंद मिलाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का तो नीला कर देगा, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद वो नीला हो जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका 31 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन आ गया है आपके बायोलॉजी से। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला, तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले होता है उत्पादक, उत्पादक के बाद होता है आपका उपभोक्ता और उपभोक्ता के बाद होता है अपघटक। ये श्रृंखला आप देख लीजिए, अगर ये श्रृंखला मिल गया तो आपको सही आहार श्रृंखला मिल जाएगा। तो देखिए, घास उसके बाद गेहूं, ये दोनों के दोनों सेम प्रजाति के हैं, पहला गलत हो गया। घास, बकरी, मानव। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात कि घास के साथ घास को बकरी खा सकती है, बकरी को मानव खा सकता है, माना जा सकता है। अभी थोड़े आगे पढ़ लेते हैं। पहले बकरी, गाय, हाथी, ये तो तीनों के तीनों एक जैसे ही दे दिए, क्योंकि तीनों जो है वो कह सकते हैं शाकाहारी जीव है, ये आहार श्रृंखला नहीं है। घास को बकरी खाई और बकरी को मछली, मछली थोड़े ना बकरी खाती है भाई साहब। तो इसका मेरा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 का राइट आंसर होगा घास, बकरी और मानव। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए 33 देखा जाए। 33 का जवाब हम लोग क्या होता है समझते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया। स्लाइड का जो भाग है वो कितने पर 10 का गुना x, 10 का पावर x, 10 गुना x, 5x, ये 4 ऑप्शन दिए गए। 33 में आपको ये बताना है। तो बता दें कि माइक्रोस्कोप को देखने का श्रेय सर्वप्रथम जो कंपाउंड गया था वो 10x को गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका एकदम सही उत्तर होगा। चलिए इसी के साथ 34 जानते हैं और 34 समझते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका जो हमारे शरीर में होती है उसके रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। तो उसके रिक्त स्थान को बोला जाता है सिनेप्स। ऑप्शन बी जो होगा इसका भी करेक्ट आंसर होगा। मतलब 33 और 34 दोनों का राइट आंसर हो गया आपके लिए बी। 35 देखते हैं। 35 का तो धुआं उड़ा देंगे, हमें पता है 35 में सारे लोग एनर्जी के साथ जवाब देंगे, हमें ये अच्छे से पता है। स्त्रियों के लिए गुणसूत्र
स्त्रियों के लिंग के लिए आपको बताना है, स्त्रियों का जो लिंग होता है इसके लिए गुणसूत्र का युग्म क्या होता है। तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो होता है XX, जबकि पुरुषों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो आपका होता है XY। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहीं और आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। 34 में लगाइए ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगे है आपके सामने 36 नंबर में, इनका जवाब देने का प्रयास करेंगे हम सभी। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। ये जब आप प्रयोग किए होंगे अपने लेबोरेटरी में अर्थात प्रयोगशाला में, और आयोडीन की जांच करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझने के लिए अगर ये प्रयोग किए होंगे तो इस सवाल का जवाब आप बता सकते हैं। नहीं पता आपको बताएंगे। आयोडीन डालने से अल्कोहल में उबाला जाता है, तो इसे क्यों किया जाता है? तो ऐसा किया जाता है मुख्य रूप से क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्लोरोफिल घुल जाए और क्लोरोफिल की जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल जो होता है पेड़ पौधे अपनी ओर से लगाते हैं। आगे है 37 नंबर की ओर। 37 का जवाब जानेंगे। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत, वंश के बारे में बताने का श्रेय किसको जाता है, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो वंशागत, जिसे आनुवंशिकता का सिद्धांत भी बोला जाता है, अब आपको पता चल गया होगा। आनुवंशिकता का सिद्धांत जिसके लिए मटर के पौधे का प्रयोग वैज्ञानिक किए थे, वो वैज्ञानिक का नाम था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। ऑप्शन डी जो होगा एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। 38 देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में कौन सी है? हाइड्रा, भाई साहब हाइड्रा में विखंडन होता है, लेकिन यह विखंडन मुकुलन के द्वारा होता है। कहीं और दिमाग मत लगाइए, मुकुलन देखिए सही लगाइए। कितना बार बताया जा चुका, अमीबा क्या करता है? विखंडन करता है, लेकिन मुकुलन द्वारा करता है हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर होगा 38 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले आगे हैं आज के 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 आपके स्क्रीन पर आ चुका है जो इस प्रकार से है। 39 का 38 का जवाब दे चुके हैं। इसके बाद 40 गलती से ये छोड़ दिया है। 40 को आप देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिका। तो आपको बता दिया जाए कि 40 में शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग है। मतलब इस 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपके साइंस के एग्जामिनेशन के लिए सी अर्थात 40 क्वेश्चन का स्पेशल सिलेक्शन किया गया था ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं और कुछ नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।